Good afternoon, everyone. Today is 11th of March, and we shall be discussing these 5 important articles. Uh, Please take these 5 articles as a supplementary material, supplementary current affairs material to your core studies. प्रीफिट में हम लोग कोर सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं. हर रोज में 25 MCQs डिस्कस होता है. इस करंट के आर्टिकल से हर रोज के हम 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड 10 MCQ डिस्कस करेंगे. सो इट शुड ऐड एज सप्लीमेंट टू योर स्टडी पैटर्न, स्टडी मेथोडोलॉजी. जो 5 आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इज रिगार्डिंग अर्ली समर हीट वेव. ये अचानक से नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में हीट कंडीशंस डेवलप हो चुके हैं. सेकेंड, ये हीट वेव कंडीशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इट इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी ऑल्सो. वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दोज एस्पेक्ट. सेकेंड इज ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड. नवंबर 2025 में 100 बिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए इंडिया में इंटरनेट के. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी वुड एनालाइज कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडीज भी करेंगे कि पिछले 10 सालों में कैसा डेवलप हुआ है. थर्ड आर्टिकल जो है, इट इज शक्ति वॉक इनिशिएटिव, हैशटैग शी लीड्स भारत. फोर्थ जो है दैट इज कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल. ये नाटो का मिलिट्री ड्रिल है कोल्ड रीजन में, तो उनको उसको पढ़ेंगे. एंड लास्ट वन वी वुड बी डिस्कसिंग प्रोबा 3 मिशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन के डोमेन से ये होगा. पिछले 2 दिन ऑफिशियल हॉलीडे था तो सीएनए नहीं आ पाया, लेकिन आज पिछले 2 दिन में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसमें से एक आर्टिकल कवर किया हुआ है. एंड बचा हुआ हफ्ता जो मंडे और ट्यूसडे के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो एक एक करके हम कवर करेंगे. सो बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज वन अनाउंसमेंट और रादर रिमाइंडर कि फाउंडेशन बैच जो है वो मार्च में शुरू हो जाएगा. जैन का जो था वो 27 जैन को स्टार्ट हो गया. ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए बहुत यूजफुल है. हर स्टेज पर आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी. एमसीक्यू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, अंडरस्टैंडिंग एम्फेसिस, इंटरव्यू के लिए आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ये सारे स्टेजेस पे ये सब कुछ कवर किया जाएगा. ये बेटर सुटेड है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. एंड ये जो स्लॉट दिए हुए हैं, वर्किंग प्रोफेशनल अपने हिसाब से कोई भी स्लॉट सिलेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को. दिस इज रिगार्डिंग प्रीफिट इनिशिएटिव. ये प्रीफिट इनिशिएटिव जो है वो प्रीफिट इकोसिस्टम का पार्ट है जिसमें 15,000 प्लस एमसीक्यूज उसका हिस्सा है, जिससे आप एपीएससी, यूपीएससी और रादर बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे जीएस कवर होता है उसको टारगेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रीफिट इकोसिस्टम. 3,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब लाइव पर डिस्कस होता है, whereas 12,000 एमसीक्यूज जो है वो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में सीएसएपी के ऐप के ऊपर पेड कोर्स का पार्ट है. इस पेड कोर्स का प्राइस 7,999 है, जिसमें 30 इजी टेस्ट है, 30 मॉडरेट टेस्ट है और 30 डिफिकल्ट टेस्ट है. उसके अलावा 10 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट है, 10 जो है वो सीसैट के टेस्ट है और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन है. यू कैन एक्सेस फर्दर डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो भी सीएनए का हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके पीडीएफ या पीपीटी या जो प्रीफिट में डिस्कशन होगा उस एमसीक्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो या कोई भी इन्फोग्राफिक्स को आप एक्सेस कर सकते हो बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड टू डाउनलोड द ऐप. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग हीट वेव. अब हीट वेव का मतलब क्या होता है? आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट डिफाइंस द हीट वेव. इट इज ए प्रोलॉन्ग्ड period of abnormally high temperatures compared to the normal maximum temperature of the region during summers. जितना एवरेज टेम्परेचर उनका होता है उससे अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे अगर काफी ऊपर वो चला जाए तो उससे हीट वेव कहा जाता है. आईएमडी जो है वो टेक्निकली कुछ पैरामीटर्स देता है. हीट वेव इज डिक्लेयर्ड when the maximum temperature is equal to or more than 40 degrees Celsius in plains and more than 37 degrees Celsius in coastal areas and more than or equal to 30 degrees Celsius in hills. ये होना जरूरी है. उसके अलावा
अगर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर उस एरिया में उस टाइम पे जो होता है उससे अगर आपका 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए हीट वेव, और अगर वो 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया सो इट वुड टर्म्ड एज सीवियर हीट वेव। ये आईएमडी के क्लासिफिकेशन है। अर्ली समर फेनोमेना क्यों हुआ है? ये जो 2026 है इसमें आइडियली जब विंटर खत्म होता है तो उसके बाद समर आने के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे विंटर खत्म होता है। लेकिन 2026 में डायरेक्टली विंटर से सीधा समर में शिफ्ट हो गया फरवरी मार्च में। जो बीच वाला जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो आया ही नहीं, डायरेक्टली एकदम ठंड से एकदम गर्मी में शिफ्ट हो गया। ये एबनॉर्मल है, ये बहुत रेयरली हुआ है पहले कभी। अब कुछ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर आपको याद है तो 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आपका डेविएशन रहा नॉर्मल टेम्परेचर से जो उस पीरियड में है तो उसको सीवियर हीट वेव कहा जाता है। लेकिन ये 6.5 तो बहुत पीछे रह गया, ये लगभग 8 से 13 डिग्री सेल्सियस आगे चला गया है जो सीजनल एवरेज है। शिमला जैसा जो रीजन है जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मई के मिड में, मई के एंड में आता है, वो मार्च के पहले ही आ चुका है। लगभग 100 साल की हिस्ट्री है उसमें शायद ये पहली बार ही हुआ है कि मार्च के पहले ही हफ्ते में 25 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। ये रेयर है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जनवरी और फरवरी में रेनफॉल जो होता है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस वो लगभग 60% कम है। जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 60% कम हुआ है। 1901 से मतलब पिछले 125 सालों में थर्ड ड्राइस्ट पीरियड है ये। इट्स अ रेयर फिनोमेना। ये हुआ क्यों है? व्हाई हैज इट हैपेंड? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज ड्राई विंटर कंडीशंस। इस बार जो विंटर्स चला था वो बहुत ही ज्यादा ड्राई था। एक्सेसिव ड्राई होने की वजह से सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं रहा, और ये जो मॉइस्चर लेस सॉइल जो हो गई एक्सेसिव ड्राइनेस के वजह से, एक्सेसिव ठंड की वजह से मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस मॉइस्चर सॉइल जो थी वो बहुत ड्राई हो गई। जब सॉइल ड्राई होती है तो इट एब्सॉर्ब्स मोर हीट। जो सनरेज गिरते हैं, अगर मॉइस्ट अगर सॉइल है तो वो हीट को एब्सॉर्ब करती है, फिर वाटर इवेपोरेट होता है, मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, फिर रेडिएशन होता है। लेकिन अगर मॉइस्चर ही नहीं है सॉइल में, अगर सॉइल ड्राई है तो वो बहुत जल्दी हीट एब्सॉर्ब करती है और बहुत जल्दी रेडिएट करना शुरू कर देती है और वो सरफेस को वार्म करने लगता है। सेकेंड फैक्टर है इस दौरान, मतलब लेट विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। मेडिटेरियन रीजन से जो वेस्टर्ली आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, वो थोड़े इस पीरियड में बारिश देते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। बट इस बार वो आए ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। नवंबर 2025 के बाद से ऑलमोस्ट ना के बराबर आया, एंड दिस हैज रिड्यूस्ड द रेनफॉल एज वेल एज स्नोफॉल इन इंडिया। थर्ड, विंड कॉन्वर्जेंस जो होता है वो एब्सेंट है, मतलब देयर इज वेरी लिमिटेड इंटरेक्शन बिटवीन द वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्ली विंड्स विच रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉइस्चर। सो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से ये जो पूरा रीजन है इट हैज बिकम अ ड्राइएस्ट रीजन। एंड टू ऐड टू दिस मिजरी, मतलब इस चीज को और ज्यादा वर्स करने के लिए वहां पर एंटी साइक्लोन जनरेट हो चुका है एटमॉस्फेरिक, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया वहां पे हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हुई, एंड दैट हैज कॉज्ड द एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एयर जो होती है वो डिसेंड करती है, तो गर्म हवा नीचे वापस आ रही है, एंड दैट इज वार्मिंग द एटमॉस्फेयर एंड सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। फिफ्थ is general factor, that is climate change. Global warming has actually started to shift seasonal cycles, so that is one factor, but that is an additional factor. Major factor जो है वो पहले 4 है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इतना डायर सिचुएशन है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट। कुछ लोग दिल्ली में रहने वाले या फिर जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में जाके कार में घर में एसी लगाकर कूलिंग वाले एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, लेकिन गरीबों का क्या, या जो रोड पर काम करते हैं, जो स्ट्रीट साइड लेबरर्स है, उनका क्या? तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ रिस्पॉन्सेस लिए।
पहला है IMD अर्ली वार्निंग सिस्टम. It has started forecasting or predictive above normal heat wave days in states like Gujarat and Andhra Pradesh. फिर एग्रीकल्चर एडवाइजरीज जारी कर गई है कि भाई फार्मर्स जो है तो उनको कहा गया है कि इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दो, क्योंकि रबी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. थर्ड जो है वो है हीट एक्शन प्लान्स, मतलब जो सिटीज है they are now activating the cooling centers, water distribution points and awareness campaigns. इंडिया में गाइडलाइंस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने कुछ गाइडलाइंस दिए, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज को डिक्लेयर किया है. फॉर एग्जांपल आप वर्क आवर्स को एडजस्ट करिए, एमजे नरेगा जैसा अगर काम है तो आपको उनको अर्ली मॉर्निंग में बुलाइए, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका एक्सेस को इंश्योर करिए, एंड हीट स्ट्रोक प्रिवेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाइए. ये इंडिया में के गाइडलाइंस आ गई है. ये स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स है. देयर आर सर्टेन मेजर चैलेंजेस दैट हैव कम अप. फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप वल्नरेबिलिटी. ये सीजन में जो रबी क्रॉप है, गेहूं है, कॉर्न है, जो विंटर क्रॉप्स होता है वो अब हार्वेस्ट होने वाले होते हैं. लेकिन इस दौरान जो इतना सीवियर हीट वेव आया है उसने टर्मिनल हीट स्ट्रेस को जनरेट कर दिया. टर्मिनल हीट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा हीट जो प्लांट के कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाता है, तो दे टर्मिनेट देयर ग्रोथ, दे स्टॉप देयर ग्रोथ. और जो उनके जो मेन क्रूशियल फेज है ये ग्रोथ का, जिसमें उनके ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, अनाज के दाने फॉर्म होते हैं, इसी पीरियड में वो अपना ग्रोथ स्टॉप कर देता है. एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे स्टार्ट मैच्योरिंग वेरी फास्ट. तो जो ग्रेन है वो बहुत लो क्वालिटी के एंड हॉलो बनने शुरू हो जाते हैं. दे स्टार्ट डैमेजिंग व्हीट एंड मस्टर्ड. दूसरा चैलेंज जो आ रहा है वाटर रिसोर्सेज का स्ट्रेस. अब बार बार अगर आपको इरिगेट करना पड़ेगा, इनके इरिगेशन की डिमांड बढ़ेगी, तो वो उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा ही ना. फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में स्नो मेल्ट जो हुआ वो कम था, क्योंकि स्नो ही इस बार कम बना है, and this has affected the downstream rivers. फिर पब्लिक हेल्थ रिस्क आ गया है, जो जल्दी आने वाला जो अर्ली हीट वेव्स है दैट लीव पीपल इन फिजियोलॉजिकली अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि वो शरीर से वैसे प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस हीट को मैनेज करने के लिए. सो हीट स्ट्रोक हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, इसके हिसाब कैसे डील करेंगे. एग्जाम्पल शिमला में, जम्मू में, ये यूजुअली ठंड एरिया, ठंड वाले प्रदेश है. ये वाला वो जगह है जहां पर समर्स में लोग ठंड पाने के लिए जाते हैं. अब यही जगह है वार्म अप होना शुरू हो गई, हीट अप होना शुरू हो गई है. फोर्थ जो है वो पावर डिमांड सर्च. जो अमीरों के एरिया, फॉर एग्जांपल दिल्ली ले लेते हैं, तो दिल्ली में हर घर में ऑलमोस्ट एसी है. तो जब आप टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए एसी को यूज करते हो एक्सेसिवली, तो दैट हैज इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड. मतलब जिस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दिल्ली में अप्रैल मई के आसपास आती थी, वो अब मार्च में ही आ गई है. फर्स्ट वीक में ही एसी जोरों शोरों से चल रहा है. फिफ्थ इज लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट. जो आउटडोर वर्कर्स है ना, दे फेस रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स और हेल्थ हजार्ड्स. एग्जाम्पल जो एमजे नरेगा वर्क आवर्स है, वो उनको अभी मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया राजस्थान में. ये तो सिर्फ राजस्थान की बात हुई. तो ये सारे चैलेंजेस है. Let's solve the first MCQ. Heat waves in India are primarily associated with which one of the following atmospheric conditions? Weak western disturbances, yes. High pressure anticyclonic system, correct. Increased soil moisture, no. It has actually soil moisture नहीं है, dry हो चुका है, इसीलिए तो heat wave को ज़्यादा catalyst की तरह काम कर रहा है. And the fourth is lack of wind convergence. The answer is 1, 2 and 4. Third is wrong. Next MCQ. Which of the following institutions in India is responsible for issuing heat wave forecasts and warnings? NDMA, IMD, CWC या Ministry of Environment, Forest and Climate Change? हीट वेव फोरकास्ट एंड वार्निंग का काम जो है वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का है. The answer is B. Let's move on to the next article, that is bridging the digital divide.
डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल्स है, कम्युनिटीज है और जो एरियाज है जहां पर आइदर दे हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज डू नॉट हैव, इनके बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। करंटली इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो रहा है और 3 वजहों से हो रहा है। देयर आर 3 मेजर पिलर्स फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। अब जो इंटरनेट का एक्सपांशन हुआ है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हुआ, ब्रॉडबैंड है या 5G नेटवर्क है, वो ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 100 बिलियन पॉपुलेशन को आज इंटरनेट एक्सेस है। सेकेंड पिलर जो है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब जो आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर या कोविन जैसे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट हैज एडेड टू द रीजन ऑफ हैविंग connectivity or the access through internet. Third is increased digital literacy, क्योंकि it has enhanced citizens ability to use digital tools for multiple reasons, for governance, for education or for economic activities. तो तीनों फ्रंट पर it has contributed to the bridging the gap between those who have and those who do not have. ब्रॉडबैंड ग्रोथ देखिए, इंडिया ने 100 करोड़ का ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन क्रॉस कर दिया 2025 में। 2014 में 1 GB डेटा खरीदने के लिए 270 रुपए लगते थे, 270 रुपीज पर जीबी 2014 में लगता था। वो आज 2026 में 8 से 10 रुपए पर जीबी है। अगर आपके पास वाईफाई है या आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है तो वो सीधा 1.5-2 रुपए पर जीबी तक नीचे आ चुका है, इतना सस्ता हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन अगर आप नोटिस करते हो तो लगभग 43 लाख किलोमीटर का रूट बना दिया है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने। इंडिया में 43 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बन चुका है, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड। फोर्थ एलिमेंट डिजिटल लिटरेसी, जो पीएमजी दिशा स्कीम है, इट हैज ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ रूरल सिटीजन्स इन डिजिटल स्किल्स। इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का थ्रू भारत नेट कवरेज। दिस हैज एक्सटेंडेड टू ओवर 2.15, मतलब 2,15,000 ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। बहुत बड़ा नंबर ही है 2,15,000 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड मतलब वायर्ड के थ्रू इंटरनेट का कवरेज देना। ये भारत नेट कवरेज का एक पार्ट है, भारत नेट वो स्कीम था। व्हाई डू वी नीड टू ब्रिज दिस डिजिटल डिवाइड? फर्स्ट रीजन इज गवर्नेंस को इंक्लूसिव बनाना है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे इंश्योर दैट देयर इज ए डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, जैसे कि आधार एनेबल्ड जो डीबीटी ट्रांसफर है, नाउ इट इज रीचिंग टू मोर देन 143 करोड़ इंडिविजुअल्स। सेकेंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन। विद बिकॉज ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी जो बैंकिंग या पेमेंट सर्विसेज को एक्सेस है दैट हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। फॉर एग्जांपल 28 लाख करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं हर महीने, 28 लाख करोड़ मंथली ट्रांजैक्शन। इट्स ए ह्यूज नंबर। इक्विटेबल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एम्पावरमेंट। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखोगे, दे हैव इंक्रीज द एक्सेस टू क्वालिटी लर्निंग अक्रॉस रीजन्स, मतलब दीक्षा हो, स्वयं प्लेटफॉर्म्स है, these host thousands of courses from the premier institutions. अब एग्रीकल्चरल एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर आप नोटिस करोगे तो फार्मर्स नाउ कैन एक्सेस मार्केट इंफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एडवाइजरीज। फॉर एग्जांपल ई-नाम जो है दैट इंटीग्रेट्स मोर देन 1500 एग्रीकल्चरल मार्केट्स और मंडीज फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी। आप इसके ऊपर जाके डिफरेंट चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने हमने देखा कि भारत नेट है, पीएम वानी है। पीएम वानी क्या है कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स को डिप्लॉय करना थ्रू लोकल शॉप्स या कॉमन सर्विस सेंटर्स है। लगभग 6.5 लाख विलेज लेवल एंटरप्राइजेस कॉमन सर्विस सेंटर को डिलीवर कर रहा है। या नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव है, मतलब जो एसएचजीज होती है वहां पे जो विमेन है उनको ट्रेन करना टू ऑपरेट ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। द लास्ट वन इज इंडिया एआई मिशन। लगभग 10,500 करोड़ का इनिशिएटिव लिया गया है
to support AI infrastructure, computing power and the data sets. बट इसमें चैलेंजेस क्या है कि भाई जेंडर डिजिटल गैप में भी जेंडर बायस दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज में बैरियर्स है, या अभी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इश्यूज दिखाई देते हैं, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क एसोसिएटेड है, डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी है, मतलब अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट जो है वो ना होना कैन ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द इंटरनेट यूज फॉर मेनी हाउस होल्ड्स. फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं. Which of the following initiatives aims to provide high-speed broadband connectivity to ग्राम पंचायत in India? PM वाणी, भारत नेट, डिजिटल इंडिया भाषिनी या नेशनल नॉलेज नेटवर्क. 2.15 लाख विलेजेस को भारत नेट के द्वारा कनेक्ट किया गया है. सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज प्राइमरीली यूज टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल मार्केट्स डिजिटली इन इंडिया? द आंसर इज ई-नाम. द आंसर इज बी, ई-नाम. Let's jump on to the third article. She leads Bharat Shakti Walk initiative. She leads भारत जो है ये एक मतलब अवेयरनेस कैंपेन जैसा है. ये विमेंस डे के दिन, इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन इसको लॉन्च किया गया. ये एक नेशनल कैंपेन है टू प्रमोट, इट्स काइंड ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन टू प्रमोट विमेंस लीडरशिप एंड अक्रॉस द सेक्टर उनकी एम्पावरमेंट को प्रमोट करना. ये जो शक्ति वॉक था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 सेलिब्रेशन. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है MWCD, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था. इसका पर्पस बहुत सिंपल था. जो नेशन बिल्डिंग है, जो गवर्नेंस है इंडिया का, उसमें विमेन का कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना. जो विजन है नारी शक्ति इन अचीविंग विकसित भारत 2047, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन को रीइंफोर्स करना. इन broader perspective, this initiative is one of the example that you can quote in your mains answer writing. इसके larger objective जो थे, first था women leadership को produce करना, strengthen gender equality और नारी शक्ति को celebrate करना, पब्लिक अवेयरनेस करना, नेशनल कमिटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, एंड जो गवर्नमेंट का विजन है उसके साथ अलाइन करना. तो ये बहुत सिंपल आर्टिकल है. ये बस इसलिए लिया गया है क्योंकि विमेंस डे को जिस तरीके से गवर्नमेंट सेलिब्रेट करता है उस इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. फर्स्ट इजी सिंपल क्वेश्चन इज, द शी लीड्स भारत शक्ति वॉक इनिशिएटिव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? A, Minister of Social Justice and Empowerment, no. Minister of Women and Child Development, yes. The answer is B, Minister of Women and Child Development. जो second MCQ है, the Shakti Walk organized under the hashtag She Leads Bharat campaign was conducted along which of the following routes? राजपथ टू राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट टू विजय चौक अलॉन्ग द कर्तव्य पथ. ये जो एमसीक्यू है वो अगर आप कोई एपीएससी के अलावा कोई और एग्जाम दे रहे हो, जैसे कुछ बच्चे सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, कुछ बच्चे असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है. बट अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन. उसका मतलब इंडिया गेट और विजय चौक के बीच में अलॉन्ग द कर्तव्य पथ वो है जहां पर 26 जनवरी की परेड होती है. फोर्थ आर्टिकल इज कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल. ये क्या है? जो नाटो कंट्रीज है आर्टिक रीजन के आसपास, उनको प्रोटेक्शन अगर जरूरत पड़ी उन कंट्रीज की, तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज का ये ड्रिल है. मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया था इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वर्स्ट केस सिनारियो में द कंट्रीज आर प्रिपेयर्ड, द मिलिट्रीज आर प्रिपेयर्ड. ए लार्ज स्केल बाइनियल मतलब दो साल में एक बार होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है जो नाटो कंडक्ट करता है. ये नॉर्दर्न नॉर्वे एंड जो आर्टिक एरियाज है उसके आसपास ही ये होता है. इसका पर्पस है नाटो की एबिलिटी टू डिफेंड अलाइड टेरिटरी इन एक्सट्रीम आर्टिक कंडीशंस है. कलेक्टिव डिफेंस सिनेरियोज अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नाटो, जहां पे एक कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो सारे कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है ऐसा प्रिज्यूम करके कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जाता है. उसके अंडर ये ऑपरेशंस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है.
नाटो ने ऑर्गेनाइज किया, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है लगभग 14 नाटो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 25,000 के आसपास ट्रूप्स सोल्जर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्वे जो है, जो आर्टिक रीजन में है, दैट इज द होस्ट कंट्री। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि आर्टिक का जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही है, नए नए शिपिंग के रूट्स खुल रहे हैं, पोटेंशियल देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज उस रीजन में, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो ऐसे सिचुएशन में मिलिट्रीज हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डिफेंड दोज एरियाज। फिर सेकंड सिग्निफिकेंस जो स्ट्रेटेजिक ये भी है कि नाटो का एक्सपेंशन एंड सिक्योरिटी, फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया, तो इट वुड एक्सपेक्ट कि नाटो बिकम्स एक्टिव इन आर्टिक रीजन। थर्ड, रशिया के अगेंस्ट डिटरेंस पॉलिसी, तो नाटो का मेन आत्मा ही है, सोल ऑफ द नाटो इज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज एंटी रशिया। एंड ऑब्वियसली जो नया सिक्योरिटी कंपटीशन इमर्ज हो रहा है नॉर्थ पोल के आसपास, उसको डील करने के लिए अपना वेयरविदॉल एक्सप्रेस करना होगा। सिंपल आर्टिकल, एमसीक्यू फर्स्ट, द कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज is conducted by which of the following organization? यूरोपियन यूनियन, नाटो, यूएनपीएफ मतलब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, या आर्टिक काउंसिल। आप अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सारों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। द आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इज प्राइमरली कंडक्टेड इन विच जियोग्राफिकल रीजन? बाल्टिक सी, आर्टिक रीजन, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न नॉर्वे, Mediterranean Sea region, or Black Sea region? The answer is B, Arctic region, particularly north of the Norway. Final article of the day, Probe 3 mission. ये Probe 3 mission के डिटेल्स जो है वो जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ कॉन्टैक्ट कोलैप्स कर गया। वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ Probe 3 mission। ये दुनिया का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग स्पेस मिशन था, जिसका पर्पस था सन के आउटर एटमॉस्फेयर को, कोरोना को स्टडी करना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको डेवलप किया गया था और दिसंबर 2024 में उसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने के लिए इंडिया का PSLV C-59 रॉकेट को यूज किया गया था इसरो के। इसका ऑब्जेक्टिव था एक आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स को बनाना स्पेस में एंड ऑब्जर्व करना कि सोलर कोरोना कैसे काम करता है। The significance lies in the understanding of the solar corona, then ability to study the solar wind, because उसका origin and जो dynamic है solar wind का, how much they impact the atmosphere of the space as well as the atmosphere of earth, especially magnetic field जो है वो उसको study करना था। जो CME है मतलब coronal mass ejection जो है उसको स्टडी करना था। कोरोनल मास इजेक्शन जो है इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सैटेलाइट ऑपरेशंस, जो जीपीएस सिस्टम है, जो पावर ग्रिड्स है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, इसके ऊपर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इसका टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है मतलब वो प्रूफ ऑफ फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी या फ्यूचर स्पेस टेलीस्कोप जो है उनके बारे में इसने स्टडी कंडक्ट कर लिया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें दिख गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोब है लॉन्च किया गया है इसरो के रॉकेट से। सो बस इतना याद रखिए कि प्रोब 3 जो था उसको इंडिया के PSLV ने लॉन्च किया था। ये एक्चुअली है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और उसका पर्पस था कोरोना को स्टडी करना। सो प्रोब 3 मिशन रिसेंटली इन द न्यूज इज प्राइमरली डिजाइन्ड टू स्टडी विच पार्ट ऑफ द सन, सोलर कोर, फोटोस्फीयर, सोलर कोरोना और सनस्पॉट्स। द आंसर इज C, solar corona. Second MCQ, Probe 3 mission was launched using which country's launch vehicle? It is India's PSLV system. ये CSFA के स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर UPSC as well as APSC preparation. You can access this in Asmi script by contacting on the number mentioned on your screen. Thank you so much for joining in.
लेट्स मीट एट प्रीफिट at 6 o'clock.